पर समाप्त नहीं होता है, नहीं होता है। तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि 2 मार्क्स के अंदर किसी क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो भाई साहब वो क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं आपके यहाँ पर इसको मोस्ट इंपोर्टेंट वांटेड लगा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी बोर्ड हो, भले से कोई सा भी बोर्ड हो, मैं फिर बोल रहा हूँ हर बोर्ड के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करें सोल्व, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर आपको एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 9। तो आपसे बोला एलसीएम निकालो। आप कहोगे सर इससे से, मैंने कहा भाई देखो ये जो है ना, ये अंदर जो दे रखा है ये ए है और ये जो दे रखा है ये है बी, मतलब दो संख्या है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, समझो एक फॉर्मूला है बहुत प्यारा सा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। भाई कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पहले से याद था, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताए। तो मैं आपको बता दूं ये एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही लवली फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू देखिए क्या है, तो एचसीएफ की वैल्यू है बेटा 9। तो ये एचसीएफ की वैल्यू हमने यहाँ पर 9 लिख दी। एलसीएम, एलसीएम आपको क्वेश्चन मार्क के मतलब एलसीएम आपको निकालना है प्यारे बच्चों। ए की वैल्यू क्या है, तो ए का मतलब है पहली संख्या, बी का मतलब है दूसरी संख्या, तो दो संख्या है ये रही 306 और 657, तो 306 इंटू 657, बहुत बेहतरीन। अब क्या करना है सर, एलसीएम निकालना है। मैंने कहा एलसीएम को रोक लो और 9 यहाँ पर गुणा में है तो इधर की तरफ ले आओ, यहाँ तो 306 इंटू 657 और बटे में कितना आ जाएगा भाई साहब 9। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, तो अब कुछ नहीं करना, कैंसिल आउट का काम करो। आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन का तरीका। भाई यहाँ पर 9 का भाग दोनों में से किसी न किसी संख्या में जा रहा होगा, ठीक है, आराम से जा रहा होगा। नहीं भी जा रहा है तो मैं बताऊं, देखो वैसे इसमें देखो ये देखो यहाँ 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 306 में आराम से 9 का भाग जा रहा है, तो 9 तिया 27, 28 29 30, 3 बचा और 9 चौक 36। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, आपका काम हो चुका है। इसके बाद यदि आप देखें तो एलसीएम बराबर ये हो गया 34 इंटू 657 और यही आपका आंसर हो जाएगा यदि आप इसको इंटू कर दे प्यारे बच्चों। सर कैसे, मैंने कहा आ जाओ रफ में करके बताते हैं। 657 इंटू 34, इसको मैं आपको इंटू करके बताता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। आप भी इंटू कीजिए प्यारे बच्चों, हैंड टू हैंड आपके पास जो भी कॉपी पेन है फटाफट उठाइए और देखिए आंसर मैच होता है कि नहीं होता। देखिए 4 का भाग देंगे, 4 से इंटू करेंगे तो 4 सत्ते है ना, 7 चौक 28, हासिल का 2, फिर देखिए 5 चौक 20, 20 और 2 बेटा 22, फिर हासिल का 2 और 6 चौक 24, 24 और 2 तो ये हो जाएगा 26। ओके, 3 से देखो 7 या 21, हासिल का 2, 5 या 15, 15 और 2 यानी कि 17, हासिल का हो जाएगा आपका 1 और 6 या 18 और 1 हो गया आपका 19। आंसर देखिए 8, 2 और 1 3, 6 6 12 और 1 13, हासिल का 1, 9 10 2 12, हासिल का है 1 1 2। भाई साहब आपका जो आंसर आया है प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर आया है वो आया है 22 3 3 8। ये लीजिए, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। ओके, ये एकदम आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ओके प्यारे बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 इसका सोल्व करवाने वाला हूं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैं आपको बताऊं ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों आराम से। तो एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे सर इस क्वेश्चन को करें, मैं बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले उसने स्मॉल एन की बात बोली थी, स्मॉल एन की जो स्मॉल एन है इस ये क्या है आपके, तो ये है बेटा आपके प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ कि भाई स्मॉल एन का मतलब है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और अनंत तक, ठीक है। आपको बेसिक वीडियो में ये बात मैं बता चुका हूँ आराम से। तो ये प्राकृत संख्या है। अब उसने बोला कि आपके पास जो नंबर है ना प्यारे बच्चों, वो नंबर है 6 की पावर n, 6 की घात n, ठीक है, 6 की घात n। अब आपको क्या करना है, एक बार n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 ऐसे करके पुट करके देखना है। यदि आंसर जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट का जो अंक है यदि वो 0 आ जाए तो बोलेंगे कि हाँ 0 पर समाप्त होती है, और नहीं आती तो मना कर देंगे। यही तो चेक करना है। ओके, तो अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, सबसे पहले n इक्वल टू 1, हमने n इक्वल टू 1 पुट किया प्यारे बच्चों, n इक्वल टू 1 पुट किया।
तो देखिए ध्यान से, n बराबर 1 रखते 6 की घात 1 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका 6। फिर यहाँ पर देखिए n बराबर 2, तो 6 की घात यहाँ पर कर लो 2, तो ये हो जाएगा 6 की घात 2 को लिखेंगे 6 गुणा 6, तो ये हो जाएगा आपका 36। ऐसे आप यदि देखें तो n बराबर 3, तो ये हो गया n बराबर 3, तो 6 की घात 3, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6, तो 6 के 36 और ये हो जाएगा 216। ऐसे आगे भी बढ़ते जाएंगे। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर ये जो आया, यहाँ क्या आया 6 आया, तो यानी कि इकाई का अंक क्या है 6। यहाँ देखिए 36 है लेकिन लास्ट में क्या है 6। यहाँ पर 216 है लेकिन लास्ट में क्या है बेटा 6 है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको ये समझना है कि जो 6 की घात n है, जो 6 की घात n है, 6 की घात n में n का मान, 6 की घात n में n का मान 1 2 3 4 5, यानी कि प्राकृत संख्या रखने पर इसका जो आंसर आता है, उस आंसर का जो अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं होता। किस पे समाप्त होता है? 6 पर समाप्त होता है। आप देख सकते हैं ये 6, ये 6, ये 6, तो यानी कि हम आंसर जो लिखेंगे उसमें बोलेंगे कि यानी कि 6 की घात n जो है का 6 की घात जो n है, अंक 0 पर समाप्त नहीं होता, अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है, नहीं होता है। बस इतना सा लिखना है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला, आपको ये चेक करना है प्यारे बच्चों कि इसमें दो संख्याएं आपको दी है, एक तो ये वाली संख्या और एक आपके लिए ये वाली संख्या, और इसमें इन्होंने बोला कि आपको चेक करना है, बताना है कि ये जो दोनों संख्या है ना, ये भाज्य है। अच्छा, ये भाज्य है और ये भाज्य क्यों है, आपको कारण बताना है कि ये भाज्य क्यों है, मतलब ये दोनों संख्याएं भाज्य है और ये भाज्य क्यों है, ये आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो मैंने कहा यार देखो भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले देखो भाज्य संख्या, तो आपको पता होगा मैंने एक बेसिक वीडियो जो है वो शुरुआत में डाला था। ठीक है, तो उसमें मैंने भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो यदि आपने वो बेसिक वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके देख सकते हैं आराम से। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आएगा या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका जो लिंक है वो हमने डाला हुआ है, वहां से आप चले जाए। आगे मैं बढ़ता हूं, तो मैंने कहा भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो भाज्य संख्याएं भाई ऐसी संख्याएं होती है जिनमें खुद का तो भाग जाता ही है और दूसरी संख्याओं का भी इसमें भाग जाता है, इनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मतलब भाज्य संख्या में कोई ना कोई अंक उभयनिष्ठ होता है, कोई ना कोई अंक कॉमन होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। तो आपको आज के बाद इतना सा समझना है कि जब भी आपको भाज्य संख्या की व्याख्या करनी हो या आपको भाज्य संख्या बतानी हो तो सिर्फ इतना सा बता दो, कॉमन लेके बता दो। उस संख्या में क्या लेके बता दो? कॉमन। यदि किसी भी संख्या में कोई भी एक नंबर कॉमन आ रहा है तो वो भाज्य संख्या है। बस यही उसकी व्याख्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, तो यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 और ये है प्लस का 13। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो इसके अंदर ये एक अलग पद हो गया, ये एक अलग पद हो गया, लेकिन इस 13 इसमें भी और 13 इसमें भी। इसका मतलब आपके 13 यहाँ से आएगा कॉमन। तो जैसे आपने 13 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा बेटा 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। ये लीजिए, तो इसमें 13 कॉमन आ गया क्या प्यारे बच्चों? बस इसी से ही साबित हो गया कि ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? आपके भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 13 जो है वो क्या है? आपके उभयनिष्ठ है। तो बेटा ये जो 13 है ये क्या है? आपके उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब है ये कॉमन है। तो यानी कि ये क्या होगी आपके? ये होगी आपकी भाज्य संख्या। बस इतना सा आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर यदि मैं देखूं तो ये हो गया 7 है ना, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो गया प्लस में 5। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये एक पद हो गया और ये हो गया आपका दूसरा पद। अब इसमें देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, मतलब आप बेटा यहाँ पर 5 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा? तो 7 इंटू 6 5 गया, तो फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस यहाँ से 5 गया तो क्या बचेगा? 1। कोई बच्चा 0 नहीं लिख दे प्लीज, क्योंकि 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं तो 5 जाएगा तो 1 हमेशा बचेगा। अब आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पर जो ये 5 है ये क्या है प्यारे बच्चों? तो ये है आपके उभयनिष्ठ। क्या है? ये आपका उभयनिष्ठ। अच्छा, ये उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब ये क्या होगी? आपके भाज्य संख्या। बस
इतना सा ही आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर बताना होता है कि यदि किसी भी संख्या से कोई नंबर कॉमन आ जाता है तो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यदि आप देखें तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, आधा बोर्ड हमारा क्वेश्चन से भर चुका है। लेकिन ये क्वेश्चन जितना थ्योरेटिकल में बड़ा है, आप यदि इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि जैसे एक ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड कैसे होता है, तो ये एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये एक ऐसे करके वृत्ताकार पथ है, ग्राउंड है ये, है ना, ये वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को भाई साहब लगते हैं 18 मिनट। तो ये बात नोटिस करने वाली बात है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने पे जो रवि भैया है वो 12 मिनट लगते हैं। रवि भैया को 12 मिनट, मतलब यानी कि दो व्यक्ति यहाँ पर, एक है सोनिया और एक है हमारे रवि, और सोनिया को जो है वो 18 मिनट लगते हैं। मैं यहाँ पर गोला मार देता हूँ, और रवि को जो है वो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ से बात को समझना है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए सुनिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो एक जगह यहाँ है जहां पर जो सोनिया है, सोनिया एक तो है आपके सोनिया, तो ये होगी सोनिया, और एक हो गया आपके रवि भैया। ठीक है, ये दोनों, तो सोनिया जो है वो लेती है आपके 18 मिनट, कितने बेटा, 18 मिनट, और जबकि जो रवि है उसको लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, अब आप भी थोड़ा सा आराम से सोच सकते हैं भाई साहब कि यदि सोनिया 18 मिनट ले रही है तो सोनिया धीरे धीरे भग रही है, और रवि भैया एक ही चक्कर को लगाने में 12 मिनट ले रहे हैं, तो रवि भैया जो है वो थोड़ा सा तेज भग रहे हैं। अब आपको पता है कि जब ये दोनों भगना स्टार्ट करेंगे तो रवि भैया आगे हो जाएंगे और सोनिया पीछे हो जाएगी। तो रवि भैया आके मान लीजिए ऐसे करके यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन सोनिया भी उनके पीछे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो हमेशा जो गैप है ना बेटा, वो हमेशा मिनिमम बना रहेगा। ऐसे समझिए जैसे मैं रवि हूं, तो मैं यहाँ चल रहा हूँ और मेरे पीछे सोनिया है, तो सोनिया भी तो भग रही है और मैं भी तो भग रहा हूँ, तो सोनिया और मेरे बीच का जो गैप है वो तो हमेशा कम ही रहेगा, इतना ज्यादा गैप रहेगा ही नहीं, मतलब न्यूनतम, है ना, न्यूनतम। तो यहाँ एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है प्यारे बच्चों, न्यूनतम। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। और जब भी न्यूनतम डिस्टेंस की बात हो, कम से कम दूरी की बात हो, तो भाई साहब हम एलसीएम की बात करते हैं, और यहाँ पर हमें एलसीएम ही निकालना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम। किस किस का निकालना है, तो 18 और 12 का हमें एलसीएम। अब कैसे निकालना है ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन हम फिर भी इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो 18 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और 12 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आ जाइए, तो जैसे 2 का भाग दोगे तो 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, 3 का 1 का, हाँ सर। अच्छा 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार। बहुत बढ़िया, बात समझ में आई। ओके, अब क्या करना है, मैंने कहा भाई साहब कुछ मत करो, 18 और 12 के गुणनखंड लिखो। 18 के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3। अब आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है, ध्यान रखिए। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सुनिए। सबसे पहले तो दोनों में कॉमन देख लीजिए, तो यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे जो 2 है वो ऊपर भी है और नीचे भी, तो इसको एक बार लिखना है। इसके बाद एक देखो, ये 3 भी इसमें कॉमन है, तो इसको भी एक बार लिखना है। अब जो भी बचा है उनको सिंगल सिंगल लिख दो, तो ये 3 और ये यहाँ पर 2। अब इनको इंटू करो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। हाँ साहब, तो यानी कि सोनिया को रवि को पकड़ने के लिए 36 मिनट का वेट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जबकि रवि आगे आगे और सोनिया पीछे पीछे चलेगी। लेकिन रवि से सोनिया जी तभी मिलेगी तब कितने मिनट हो जाएंगे, 36 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा वीडियोस में जो समझाए गए क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही अब मैं जो है मजेदार वीडियो लाने वाला हूं नेक्स्ट में। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।